हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शराबियों वाला एक्ट और सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला एक्ट। आप समझ ही गए होंगे किस एक्ट की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915। इसमें चैप्टर है 9 और सेक्शन है 69। इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। 69 सेक्शन है, इसमें दो पार्ट में कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, आप जब भी पढ़ें इस एक्ट को तब आप बैरेक्ट लेके बैठें और बैरेक्ट में हाईलाइट करें, क्योंकि सब पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जो एग्ज़ाम वही आज हम पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन और एग्ज़ाम में आने की संभावना है, वही पढ़ेंगे। और उसमें आप हाईलाइट करते जाइएगा बैरेक्ट में, तो आपके एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाएंगे। जब भी आप पढ़ेंगे या रिवीजन करेंगे तो वो जो हाईलाइट किए हुए हैं वो पढ़ लीजिएगा, तो आपका जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915, इसका एक्ट नंबर है 2। ये इन्फोर्स हुआ था 1 जनवरी 1959 को। इसमें 2021 में भी अमेंडमेंट हुआ है, वो भी हम देखते चलेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? मादक द्रव्य और मादक औषधि की आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय और कब्जे के लिए जितनी भी विधियां हैं उन सबको समेकित करने के लिए और संशोधित करने के लिए। समेकित करने के लिए मतलब कंसोलिडेटेड करने के लिए, जितनी भी विधियां हैं उसको एक साथ लाने के लिए। मादक मदिरा और मादक औषधि से संबंधित जितनी भी विधियां हैं उसको एक साथ लाने के लिए और उसमें संशोधन करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। और इसको गवर्नर जनरल की, मध्य प्रदेश का एक्ट है तो गवर्नर जनरल की अनुमति मिल चुकी है। जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में इंडियन गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य होती है, तो इसको मिल चुकी है और ये इन्फोर्स हो गया है 1 जनवरी 1959 को। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी टिपिकल है और इम्पोर्टेंट भी है। हर एग्जाम में इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन बनता ही है, इसलिए डेफिनेशन पूरी पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। चैप्टर 1 सेक्शन 1, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915। इसका विस्तार और प्रवर्त संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। 2(1) में है बियर की परिभाषा। बियर के अंतर्गत आता है एल, स्टाउट, पोर्टर तथा अन्य किण्वित मदिराएं जो थव्य या मोल्ट की बनी होती है। थव्य या मोल्ट क्या होता है कि जब बियर बनाते हैं तो किसी भी अनाज की बनाते हैं या किसी भी फ्रूट्स की बनाते हैं, तो उसको कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए सड़ा दिया जाता है, उस बियर को, उस अनाज को। और जब सड़ा हुआ जो लिक्विड रहता है वो गाढ़ा गाढ़ा सा, उसको थव्य या मोल्ट कहते हैं। अब जब ये थव्य और मोल्ट से जब बियर बनाते हैं तो कई प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। किण्वित करना पड़ता है, उन्हें फर्मेंटेटेड करना पड़ता है। वो कई प्रोसीजर होती है कि जैसे एल, स्टाउट, पोर्टर, ये सभी प्रोसीजर होती है जब जाके उस थव्य मोल्ट से बियर बनती है। एल, स्टाउट, पोर्टर तथा अन्य किण्वित मदिराएं मतलब फर्मेंटेटेड की हुई मदिराएं बियर होती है। एल, स्टाउट, पोर्टर आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये फर्मेंटेशन की प्रोसीजर है। थव्य या मोल्ट को बियर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, जितनी भी उसको किण्वित करना पड़ता है, किण्वित करके जब वो बियर बनती है उसकी ही प्रोसीजर एल, स्टाउट और पोर्टर है। इसको आप हेडिंग से भी याद रखिएगा। 2(1) में बियर है, इम्पोर्टेंट है। 2(2) में है बोतल भरना। बोतल भरना विक्रय के प्रयोजन के लिए। सबसे पहले आप याद रखिएगा, बेचने के प्रयोजन के लिए एक पात्र से दूसरे पात्र में भरना, एक कुप्पी से दूसरे कुप्पी में भरना, मतलब किसी भी एक पात्र से दूसरे पात्र में भरना सिर्फ विक्रय के प्रयोजन के लिए। और इसका बोतल में से पुनः भरा जाना भी है, मतलब जिस बोतल में भरा है उसकी दूसरी बोतल में कन्वर्ट करना, या उसी बोतल में जिसमें भरा है उसमें कम या ज़्यादा करना, तो वो भी पुनः भरा जाना भी बोतल के अंतर्गत बोतल भरना ही आएगा 2(2) में। 2(3) में है मुख्य आगम प्राधिकारी। मुख्य आगम प्राधिकारी से तात्पर्य है जो राज्य सरकार इस संबंध में मुख्य आगम प्राधिकारी अधिसूचित करे। सिर्फ हेडिंग से कि 2(4) में सामान्य मद्यपान गिरा है।
सामान्य मद्यपान गृह से क्या मतलब है कि जहाँ शराबी शराब बैठ के पीता है वो सामान्य मद्यपान गृह है। और जो जिस स्थान पर पीता है वो वहाँ पे वो जिसके वो स्थान स्वामित्व का है, अधिभोग का है, नियंत्रण में है, कब्जे में है, उसको वहाँ बैठ के पीने के लिए वो उस व्यक्ति को, वहाँ के स्वामी को कुछ पैसा पे करता है, कुछ पैसा देता है, तो उसको लाभ होता है, वो सामान्य मद्यपान गृह। सिर्फ आप इसको हेडिंग से याद रखिएगा 2.4 में कि सामान्य मद्यपान गृह है। 2.5 में है विप्रकृत यानी डिनेचर। डिनेचर से तात्पर्य क्या होता है कि जो मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त बना दिया गया है, जो राज्य सरकार विहित करे। राज्य सरकार ने विहित कर दिया है कि जब कुछ भी मदिरा बनाने में इतनी क्वांटिटी इस केमिकल की होना चाहिए या इस चीज़ की होना चाहिए, यदि उससे कम ज़्यादा हो जाता है तो वो मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाती है, मतलब किसी भी मनुष्य के, किसी भी व्यक्ति के पीने के लायक नहीं हो जाती है, वो होता है विप्रकृत, डिनेचर्ड। इसको इंग्लिश में याद रखिएगा तो आपको इजी रहेगा याद करने में कि डिनेचर्ड। 2.6 में है आबकारी कर योग्य वस्तुएं। आबकारी कर योग्य वस्तुएं क्या होती है? मादक मदिरा, मादक औषधि और एनडीपीएस 1985 में परिभाषित अफीम और पॉपी स्ट्रा। अफीम का में परिभाषित किया गया है, उसमें 15 में परिभाषित किया गया और पॉपी स्ट्रा 18 में परिभाषित किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें आबकारी कर योग्य वस्तु में अफीम और पॉपी स्ट्रा भी आती है। यहाँ देने का मतलब ये है कि अफीम और पॉपी स्ट्रा मतलब राज्य सरकार इस पे कर वसूलेगी। बाकी एनडीपीएस में जो भी अपन पढ़ेंगे आपका स्वापक औषधि, एनडीपीएस में जो भी पढ़ेंगे स्वापक औषधि, उसमें केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कर वसूलेगी। लेकिन यहाँ पे इसके संबंध में अफीम और पॉपी स्ट्रा के संबंध में राज्य सरकार कर वसूल करेगी। तो आबकारी कर योग्य वस्तु के अंतर्गत मादक मदिरा, मादक औषधि, एनडीपीएस 1985 में परिभाषित पॉपी स्ट्रा एवं अफीम। सिर्फ दो चीज़ों को याद, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें सिर्फ दो चीज़ों को लिया गया है एनडीपीएस से, अफीम और पॉपी स्ट्रा। यहाँ पे कर अफीम के संबंध में और पॉपी स्ट्रा के संबंध में कर राज्य सरकार वसूल करेगी, और जब एनडीपीएस पढ़ेंगे, जब उसके स्वापक औषधि के संबंध में, वहाँ केंद्र सरकार वसूल करेगी। तो आप इसको हेडिंग से भी याद रखिएगा। 2.6a आबकारी शुल्क या प्रतिशुल्क। आबकारी शुल्क या प्रतिशुल्क क्या होता है? जब शुल्क नहीं दिया जाता है तो फिर से डबल से शुल्क लगाया जाता है, वो प्रतिशुल्क है। तो इसमें इतना ही दिया गया हुआ है कि संविधान की 7वीं अनुसूची की 2 में और 51 में प्रविष्टि की गई है। 7वीं अनुसूची में सिर्फ ये बताया गया है कि केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो सूची 2 में, 7वीं अनुसूची की अनुसूची 2 में राज्य सूची है और 51 में प्रविष्टि की गई है, तो इसमें राज्य सरकार कर वसूलेगी। इतना ही याद रखना है आपको कि 2.6a में आबकारी शुल्क या प्रतिशुल्क। आबकारी शुल्क, प्रतिशुल्क क्या होगा? जब आबकारी शुल्क नहीं दिया जाता है तो उस पर प्रतिशुल्क लगा दिया जाता है, वो प्रतिशुल्क है। तो सिर्फ इसमें इतना ही बताया, कोई खास नहीं कि आबकारी शुल्क और प्रतिशुल्क से तात्पर्य है कि संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में के 51 में प्रविष्टि की गई है। तो सूची 2 में राज्य सूची है और 51 में प्रविष्टि की गई है, इतना ही याद रखना है। 2.7 में है आबकारी अधिकारी। आबकारी अधिकारी से तात्पर्य है कलेक्टर या कोई अन्य अधिकारी, या कलेक्टर कोई अन्य अधिकारी या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे धारा 7 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है या शक्ति दी गई है। यदि जहां कलेक्टर होगा वहां कलेक्टर को ही आबकारी अधिकारी मान लिया जाएगा। आबकारी अधिकारी नहीं है कहीं पे तो आबकारी अधिकारी को ही कलेक्टर को ही आबकारी अधिकारी मान लिया जाएगा, या कोई अन्य अधिकारी है तो उसे आबकारी अधिकारी मान लिया जाएगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे धारा 7 के अंतर्गत शक्तियां दी गई है या निर्दिष्ट किया गया है, वो होगा आबकारी अधिकारी।
जहां आबकारी अधिकारी नियुक्त है तो वहां तो आबकारी अधिकारी है ही, लेकिन जहां आबकारी अधिकारी नियुक्त नहीं है तो कलेक्टर को आबकारी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य अधिकारी को आबकारी अधिकारी मान लिया जाएगा, या फिर राज्य सरकार धारा 7 के अंतर्गत जिसे शक्ति देती है या विनिर्दिष्ट करती है वो आबकारी अधिकारी हो जाएगा। 2.8 में है आबकारी शुल्क। मादक मदिरा और मादक औषधि के संबंध में जो भी शुल्क, फीस, कर, शास्ति और संदाय जो भी लिया जाता है वो आबकारी शुल्क के अंतर्गत आता है। लेकिन इसके अंतर्गत अगर कोई न्यायालय जुर्माना अधिरोपित करती है तो वह आबकारी शुल्क में नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत कर, शुल्क, फीस, कर, शास्ति और संदाय यही आबकारी शुल्क के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर कोई न्यायालय ने जुर्माना अधिरोपित कर दिया है तो वो शुल्क आबकारी शुल्क के अंतर्गत नहीं आएगा। 2.9 में है निर्यात कि केंद्रीय सरकार द्वारा परिभाषित सीमा शुल्क सीमांत के आर पार न होकर राज्य के बाहर ले जाना। निर्यात से तात्पर्य है राज्य के बाहर ले जाना। केंद्रीय सरकार द्वारा परिभाषित सीमा शुल्क सीमांत के आर पार न होकर, जिस सीमा के संबंध में केंद्रीय सरकार ने नियम बना दिए हैं कि इस सीमा पे आएगा तो ये शुल्क होगा, ये पास की आवश्यकता होगी, वो शुल्क उनको छोड़कर, जिसने केंद्र सरकार ने जिस सीमा शुल्क में जो नियम बता दिए गए हैं उसको छोड़कर राज्य के बाहर ले जाना, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना, वो होगा निर्यात। 10 रिपील्ड है। 11 में है आयात। आयात यानी आना, लेके आना किसी भी चीज को। तो वही केंद्रीय सरकार द्वारा परिभाषित सीमा शुल्क के सीमांत के आर पार न होकर, केंद्र सरकार ने जो सीमा शुल्क के संबंध में जो रूल्स बनाए हैं उसको छोड़ के राज्य के भीतर लेके आना, मतलब किसी भी अदर स्टेट से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से एमपी में लाना, वो होता है आयात। 11A मादक द्रव। मादक द्रव के अंतर्गत मादक औषधि और मदिरा दोनों ही आएगा। 2.12 में है मादक औषधि। मादक औषधि से तात्पर्य है पूरा भांग का पौधा मादक औषधि के अंतर्गत आएगा। भांग की पत्तियां, उसके छोटे मोटे डंठल, फूलने फलने वाले सिरे, सब मादक औषधि के अंतर्गत आएगी। जैसे इसके प्रकार है भांग, सिद्धि, गांजा, इन सब जो भांग के जो भी भांग के ही प्रकार है, ये भांग के पौधे से ही बनती है। जैसे भांग, अगर भांग के पौधे की पत्तियां होती है वो भांग के रूप में जाने जाती है। गांजे को जो उसके फूल होते हैं, भांग के पौधे के जो फूल होते हैं उसको बनाए थोड़ा सा मसला जाता है तो वो गांजा हो जाता है। और फिर वो उसको फूलों को ही ऐसा मतलब हाथ से रगड़ा जाता है उसको कि वो एक परत बन जाती है, मोम की तरह एक कठोर परत बन जाती है, थोड़ी सी ऐसी मोम जैसी मोम रहता है वैसी परत बन जाती है। वो सिद्धि चरस के नाम से भी जानी जाती है। मतलब भांग, चरस, गांजा तीनों एक ही पौधे से बनती है। भांग के पौधे से ही भांग, चरस और गांजा बनती है। बस बनाने की प्रोसीजर अलग अलग हो जाती है, इसलिए उसका नाम अलग अलग हो जाता है। भांग की पत्तियां भांग के नाम से जानते हैं, और भांग के जो फूल है उसको चरस के नाम से उसको गांजे के नाम से जानते हैं। और फूलों को ही हाथ से रगड़ कर एक मोम जैसी परत बन जाती है, उसे ही सिद्धि या चरस कहते हैं। इनका सबका जो भांग के पौधे का जो है, इन सबका मिश्रण भी मादक औषधि के अंतर्गत आता है। या इनसे कोई पेय तैयार कर लिया जाता है, जैसे भांग को पानी में डाल दिया जाता है तो भी भांग ही रहेगी। तो कोई पेय तैयार कर लिया जाता है तो वो भी भांग क्या होगी, मादक औषधि होगी। स्वापक वस्तु भी मादक औषधि के अंतर्गत आएगी, जिसे लेकिन वो स्वापक जो औषधि होगी, जो स्वापक वस्तु होगी, वो एनडीपीएस में परिभाषित नहीं होना चाहिए। एनडीपीएस 1985 में परिभाषित नहीं होना चाहिए, तो वो स्वापक वस्तु भी इसके अंतर्गत आएगी।
तो मादक औषधि के अंतर्गत क्या आएगा? भांग का पूरा पौधा, पत्तियां, छोटे मोटे डंठल, फूलने फलने वाले सीरे, भांग, सिद्धि, गांजा, मतलब सिद्धि यानी चरस, गांजे का ही एक रूप है। तो भांग, सिद्धि, गांजा, या इन सब का मिश्रण कर लिया जाता है तो भी मादक औषधि है। या ऐसी स्वापक वस्तु जो कि NDPS 9085 में परिभाषित नहीं होनी चाहिए, वो भी मादक वस्तु के मादक औषधि के अंतर्गत आएगी। 213 में है मदिरा। मदिरा से तात्पर्य है दक्षिणा सार, स्पिरिट ऑफ वाइन। स्पिरिट, शराब, ताड़ी, बियर, ऐसे समस्त तरल पदार्थ जो अल्कोहल से बने हों और जिसमें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस प्रयोजन के लिए मदिरा घोषित करें। स्पिरिट ऑफ वाइन मदिरा है ही, स्पिरिट मदिरा है, शराब मदिरा है, ताड़ी 218 में हम पढ़ेंगे वो भी मदिरा है, और बियर 21 में बियर पढ़ चुके हैं। वो सब जिसमें ऐसे समस्त तरल पदार्थ होते हैं और ऐसे समस्त तरल पदार्थ आएंगे बियर, इसमें मदिरा के अंतर्गत, जो उसमें अल्कोहल हो और राज्य सरकार इस संबंध में मदिरा घोषित करे, वो सब मदिरा ही है। 214 में विनिर्माण। विनिर्माण से तात्पर्य है कोई भी प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो। प्राकृतिक कैसे? जैसे नेचुरल तरीके से, जैसे ताड़ी को क्या होता है, ताड़ वृक्ष से ताड़ वृक्ष जो रहता है, ताड़ी का जो वृक्ष रहता है उसमें छेद कर दिया जाता है और जो लिक्विड होता है वो भी पीने योग्य होता है, उसको कोई किण्वित या फर्मेंटेटेड करने की जरूरत नहीं होती है, तो ये प्राकृतिक होता है। और जो कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके से बनती है, बियर, शराब, ये सब आर्टिफिशियल तरीके से बनती है, तो या तो प्राकृतिक रूप से बनी हो या कृत्रिम रूप से बनी हो, या उसमें कोई स्वाद मिला दिया गया हो, सुस्वादु बना दी गई हो, मतलब कुछ भी स्वाद, मतलब कुछ भी कैसा भी फ्लेवर मिला दिया हो उसमें, या उसमें कोई भी रंग मिला दिया हो, या पुनः उसको आसवन किया गया हो, तो जो भी प्रोसीजर होती है वो विनिर्माण के अंतर्गत आती है 214 के अंतर्गत। 215 में स्थान से तात्पर्य गृह, भवन, दुकान, अस्थायी बूथ, डेरा मतलब जब हम टेंट बांध के बैठ जाते हैं, टेंट वगैरह किसी भी चीज़ के वो कर लेते हैं, किसी भी चादर वगैरह से आड़ या टेंट बना लेते हैं, वो टेंट हो जाता है। घेरा स्थल, घेराव कर लेते हैं किसी भी स्थल का, वो घेराव स्थल। जलयान, बेड़ा, यान। बेड़ा क्या होता है? बेड़ा एक नाव जैसा होता है कि वो नाव जैसा, जैसे एक लकड़ियों से बनाई जाती है, लकड़ियों को बांध दिया जाता है और एक चादर बना जाती है पानी पे तैरने के लिए। एक तरह के नाव भी होती है वो भी, लेकिन वो नाव से दूसरा रूप, या तो नाव तो आएगी ही स्थान के अंतर्गत, लेकिन नाव जैसा अगर कुछ बना लिया जाता है, जैसे लकड़ियाँ या बांस काट के, बांस को जोड़ के और एक चादर जैसा बना लिया जाता है जो समुद्र में या नदी में उस पे बैठ के तैरा जाता है, वो भी स्थान के अंतर्गत आएगा, वो होता है बेड़ा। 16 में है विक्रय। 216 में विक्रय से दान के रूप में किए गए अंतरण से भिन्न कोई भी अंतरण, अगर किसी को गिफ्ट कर रहे हैं ना, वो अंतरण नहीं होगा, लेकिन और कोई किसी भी प्रयोजन के लिए अंतरण कर रहे हैं तो वो विक्रय होगा। स्पिरिट, तो आसवान से अभिप्राप्त की गई कोई भी ऐसी मदिरा, आसवान से अभिप्राप्त की गई कोई भी ऐसी मदिरा जिसमें मद्य सार हो और वो विप्रकृत हो अथवा नहीं। तो इसमें क्या होता है, स्पिरिट में, इसमें मद्य सार तो होता है, इसमें अल्कोहल तो होता ही है, और इसमें लेकिन ये आसमान से अभिप्राप्त की जाती है, मतलब आसमान मतलब वाष्प से प्राप्ति की गई है, इसमें फर्मेंटेटेड वाली प्रोसीजर नहीं होती है। 2:1 में बियर पड़ा है, उसमें क्या फर्मेंटेटेड की प्रोसीजर क्या है, एल, स्टाउट, पोर्टर, अन्य मतलब सारी चीज़ें करनी पड़ती है उसमें, जब जाके वो बियर कंप्लीट होती है, लेकिन स्पिरिट में नहीं करनी पड़ती है। स्पिरिट एक नॉर्मल वाष्प से ही, आसमान यानी वाष्प से ही बनाई जाती है, भले वो पीने योग्य हो या नहीं हो, मानवीय उपभोग के लिए हो या नहीं हो, मतलब क्या लिखा है, विप्रकृत हो अथवा नहीं। विप्रकृत यानी 2:5 में हम पढ़ चुके हैं कि मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त हो
या ना हो। तो स्प्रिट को वैसे भी नॉर्मली तरीके से नहीं पिया जाता है, ये सिर्फ चिकित्सकीय उपयोग में, घरेलू उपयोग में और शराब वगैरह बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। पूरी तरीके से स्प्रिट को पीना शायद जहर होता है, तो पूरा जो स्प्रिट है वो पिया नहीं जाता है। सिर्फ इसे कीटाणु मारने के लिए घर की सफाई की जाती है, चिकित्सकीय उपयोग में किया जाता है। इसमें फर्मेंटेटेड की प्रोसीजर नहीं होती है। तो ये स्प्रिट के अंतर्गत वो है कि आसमान से अभी प्राप्त की गई, मतलब वाष्प से प्राप्त की गई है, जिसमें अल्कोहल है, चाहे वो विपरीकृत हो या ना हो, मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त हो, किसी मनुष्य के पीने के लिए उपयुक्त हो या नहीं हो, तो भी वो स्प्रिट के अंतर्गत ही आएगी। 218 में है ताड़ी। किसी भी ताड़ वृक्ष, किसी भी जाति के ताड़ वृक्ष से निकाला गया रस, वो किण्वित हो या अकिण्वित हो। मतलब इसको, ताड़ के वृक्ष होते हैं लंबे लंबे, उसमें क्या छेद कर दिए जाते हैं और उसमें से कुछ बांध दिया जाता है, तो उस पर रस टपकता रहता है। उसमें भी नशा होता है, बहुत ज़्यादा नशा होता है, चाहे वो किण्वित हो या अकिण्वित हो, मतलब फर्मेंटेटेड किया गया हो या नहीं किया गया हो। बियर को 2.1 में पढ़ चुके हैं, फर्मेंटेटेड करना ज़रूरी होता है, फर्मेंटेशन की प्रोसीजर होती है। लेकिन ताड़ी में फर्मेंटेटेड नहीं, भले ही नहीं किया हो, फर्मेंटेटेड कर दो तो भी वो ताड़ी है। अगर नहीं भी किया और वैसा पी लिया है तो भी उसको पी सकते हैं ताड़ी को, तो भी उसमें नशा है। लेकिन 217 में स्प्रिट पड़ा है, स्प्रिट को ऐसे नहीं पी सकते पूरी तरीके से, क्योंकि वो एक जहर के समान हो जाता है। तो ताड़ी को पिया जा सकता है ऐसा, भले उसमें फर्मेंटेटेड किया हो, किण्वित किया हो या नहीं किया हो, तो ताड़ी को पिया जा सकता है, लेकिन स्प्रिट को ऐसे नहीं पिया जा सकता। और 2.1 में बियर को फर्मेंटेटेड करना ज़रूरी होता है। जो थव्य मोल्ट होता है, जो लिक्विड होता है, उसको फर्मेंटेटेड यानी किण्वित करना होता है, जब जाके वो बियर बनती है। तो ये आप याद रखिएगा कि बियर को फर्मेंटेटेड करना पड़ता है, किण्वित करना पड़ता है। स्प्रिट को भी नहीं करना पड़ता, वो आसमान से भी प्राप्त होती है, वो वाष्प से प्राप्त होती है, चाहे वो मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त हो या ना हो। और 218 में ताड़ी है, ताड़ी को तो वृक्ष से निकाला रस और वैसे भी पी सकते हैं, तो वो नशीला है, वो उसको फर्मेंटेटेड की ज़रूरत नहीं है। 219 में परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, मतलब राज्य के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। 9 में निर्यात पड़ा था, निर्यात यानी राज्य से बाहर ले जाना। 11 में पड़ा था आयात, मतलब राज्य के भीतर लाना। और परिवहन 219 में राज्य के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, जैसे एमपी में ही भोपाल से इंदौर ले जाना, इंदौर से भोपाल ले जाना। सेक्शन 4 में है यह घोषित करने की शक्ति कि कौन सी मदिरा देशी होगी, कौन सी मदिरा विदेशी होगी और कौन सी मदिरा हेरिटेज होगी, ये राज्य सरकार की है। हेरिटेज मदिरा 6 सितंबर 2021 को राज्यपाल की अनुमति मिलकर नया अमेंडमेंट हो गया है इसमें। तो कौन सी मदिरा देशी होगी, कौन सी विदेशी होगी और कौन सी हेरिटेज होगी, ये राज्य सरकार घोषित करेगी। 5 में फुटकर तथा थोक विक्रय बताया गया है। तो फुटकर और थोक विक्रय, कौन सी मात्रा फुटकर होगी और फुटकर से ज़्यादा की मात्रा कौन सी थोक होगी, यह घोषित करने की राज्य सरकार की शक्ति है। 6 में है व्यावर्ती, कुछ अधिनियम दिए गए हैं, कुछ एक्ट दिए गए हैं, उनकी व्यावर्ती है कि ये अधिनियम सी कस्टम एक्ट, टैरिफ एक्ट और कंटोनमेंट एक्ट इस पे लागू नहीं होगा। 3 एक्ट आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सी कस्टम एक्ट, इंडियन टैरिफ एक्ट और कंटोनमेंट एक्ट्स, ये तीनों एक्ट्स पे आबकारी अधिनियम लागू नहीं होगा। 27 में है स्थापना और शक्तियां। तो राज्य सरकार ए के अंतर्गत एक आबकारी आयुक्त नियुक्त करेगी। 7A में आबकारी आयुक्त नियुक्त करेगी। किस लिए करेगी? कि वह आबकारी विभाग का प्रशासन करेगा तथा आबकारी आगम के संग्रहण का अधीक्षण करेगा, इसलिए आबकारी आयुक्त की नियुक्ति करेगी। आबकारी विभाग के अन्य कर्मचारी की भी राज्य सरकार नियुक्त कर देगी,
इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 2E थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि नियम बनाने की शक्ति जो राज्य सरकार की है 62 में, उसको छोड़कर राज्य सरकार मुख्य आगम प्राधिकारी या आबकारी आयुक्त को शक्तियां प्रत्यायोजित कर देगी। जितनी भी शक्तियां हैं, नियम बनाने की शक्ति है 62 में राज्य सरकार को, उसको छोड़कर राज्य सरकार अपनी शक्तियां मुख्य आगम प्राधिकारी या आबकारी आयुक्त को प्रत्यायोजित कर देगी। और जब प्रत्यायोजित की है, इनको दी है, तो इनसे वापस भी ले लेगी। तो 7 में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि राज्य सरकार आबकारी आयुक्त की नियुक्ति करेगी, और वो क्या करेगा? अधीक्षण करेगा और प्रशासन करेगा आबकारी विभाग का। राज्य सरकार किसी अन्य अधिकारी कर्मचारी की भी नियुक्ति कर देगी, और अपनी शक्तियां 62 में जो नियम बनाने की शक्ति है राज्य सरकार की, उसको छोड़कर मुख्य आगम प्राधिकारी को या आबकारी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर देगी, डेलीकेटेड कर देगी, उन्हें दे देगी। अगर दी है तो राज्य सरकार उनसे वापस भी ले लेगी। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। 7A है उड़न दस्तों की स्थापना। राज्य सरकार उड़न दस्तों की स्थापना करेगी। आबकारी राजस्व के अभिकथित या संदिग्ध अवंचन के लिए, अगर उनका उल्लंघन हो रहा है तो उनके अन्वेषण के लिए राज्य सरकार उड़न दस्तों की स्थापना करेगी। जहां आबकारी राजस्व नहीं दिया जा रहा है, आबकारी राजस्व नहीं दिया जा रहा है, तो राज्य सरकार उड़न दस्तों की स्थापना करेगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और उसमें कौन अधिकारी होंगे? आबकारी अधिकारी होंगे उसमें, और अन्य अधिकारी जो समय समय पे राज्य सरकार निर्दिष्ट कर देगी, वो अधिकारी होंगे। चैप्टर 3 आयात निर्यात परिवहन। सेक्शन 8 है आयात निर्यात या परिवहन पर प्रतिषेध करने की शक्ति। आयात 211 में यानी राज्य के भीतर लाना, निर्यात 29 में डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, राज्य के बाहर ले जाना। परिवहन 219 में डेफिनेशन मतलब पढ़ा था क्या? एक स्थान से राज्य के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, वो परिवहन। तो आयात निर्यात परिवहन को प्रतिषेध करने की राज्य सरकार की शक्ति है। इसको पूरा अंदर से कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 8 में आयात निर्यात परिवहन पर प्रतिषेध करने की शक्ति है राज्य सरकार की। इतना ही आपको याद रखना है। सेक्शन 9 आयात निर्यात परिवहन पर निर्बंधन अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति है। सेक्शन 10 है आयात निर्यात परिवहन के लिए पास की आवश्यकता। सेक्शन 10 में आयात निर्यात या परिवहन के लिए पास की आवश्यकता है। सेक्शन 11 आयात निर्यात या परिवहन के लिए पास। आप हेडिंग याद रखिएगा इसकी, सेक्शन की। माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। सेक्शन 10 में आयात निर्यात परिवहन के लिए पास की आवश्यकता है कि कोई भी अगर आयात निर्यात करेगा मादक द्रव्य का, आयात निर्यात या परिवहन करेगा, तो उसे एक पास की आवश्यकता होगी। और सेक्शन 11 में बताया गया है, सेक्शन 11 में बताया गया है आयात निर्यात या परिवहन के लिए पास। तो मादक द्रव्य के आयात निर्यात परिवहन के लिए पास कलेक्टर द्वारा मंजूर किए जाएंगे। और अगर आबकारी आयुक्त निर्दिष्ट करें कि आबकारी आयुक्त द्वारा दिए जाएंगे, तो आबकारी आयुक्त द्वारा मान्य होंगे वो। पहले तो कलेक्टर ही आयात निर्यात परिवहन के लिए पास देगा। अगर आबकारी आयुक्त निर्दिष्ट करे कि आबकारी आयुक्त द्वारा दी जाना चाहिए, तो आबकारी आयुक्त द्वारा दिए जाएंगे पास। सेक्शन 12 है कि अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पास इस अधिनियम के अधीन मंजूर किए गए पास समझे जाएंगे। आबकारी आयुक्त निर्दिष्ट कर देता है कि भारत में कहीं भी पास मंजूर किए गए हैं, वो इस अधिनियम के अधीन मंजूर किए गए समझे जाएंगे। ये देने का अर्थ यह सेक्शन 12, इसका मतलब ये हुआ सेक्शन 12 का कि यदि जैसे छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में या यूपी में वहाँ पे
पास किसी अन्य अधिकारी द्वारा दिए जाते हैं। यहाँ पे एमपी में आप लोगों ने पढ़ा है सेक्शन 11 में कि कलेक्टर द्वारा दिए जाएंगे पास, लेकिन अदर स्टेट में अलग उनके रूल्स होंगे, उनके एक्ट के रूल्स होंगे, वहाँ अलग अधिकारी द्वारा पास दिए जाएंगे। तो जब वो एमपी में आएंगे तो क्या उनको यहाँ कलेक्टर द्वारा पास फिर मंजूर करवाना पड़ेगा क्या? तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए ये बनाया गया है कि अगर अदर स्टेट में कहीं भी रूल है, भारत में कहीं से भी आयात निर्यात हो रहा है, तो आबकारी आयुक्त निर्दिष्ट करेंगे कि वो इस अधिनियम के अंदर पास मंजूर किए गए हैं। उन्होंने उनके स्टेट में लिए थे पास, वहाँ जहाँ जिस भी अधिकारी को ऑथोराइज्ड कर दिया हो पास देने के लिए, यहाँ पे कलेक्टर को है, इस अधिनियम में कलेक्टर को है पास जारी करने के लिए। लेकिन अदर स्टेट में किसी भी ऑथोराइज कर दिया है किसी भी अधिकारी को, तो वहाँ किसी भी अधिकारी ने अगर पास जारी किया है तो आबकारी अधिकारी ये विनिर्दिष्ट कर देंगे कि वो इस अधिनियम के अधीन पारित किए गए पास समझे जाएंगे। चैप्टर 4 है। चैप्टर 3 आयात निर्यात परिवहन। अब विनिर्माण कब्जा विक्रय चैप्टर 4 में है। चैप्टर भी याद रखिएगा आप इसमें। चैप्टर 3 में आयात निर्यात परिवहन, चैप्टर 4 में विनिर्माण विक्रय कब्जा, ये दिया गया है। अगली सेक्शन है सेक्शन 13 मादक द्रव्य के विनिर्माण आदि के लिए अनुज्ञप्ति। कि जो मादक द्रव्य है उसका विनिर्माण करेगा, भांग की खेती करेगा, ताड़ी के वृक्ष लगाएगा, उसका ताड़ी का वृक्ष लगाएगा या भांग की खेती करेगा, जो भी मादक द्रव्य का विनिर्माण करेगा, जो भी बनाएगा उसे, तो वह अनुज्ञप्ति के अध्ययन ही बनाएगा। अनुज्ञप्ति ही लेना पड़ेगी उसे जब उसके अध्ययन ही बनाएगा। परंतु इसमें दिया गया है कि राज्य सरकार ये घोषित कर सकेगी कि ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसे क्षेत्र में ताड़ी से उत्पन्न करने वाले वृक्षों को छिद्रित करने के संबंध में, ताड़ी निकालने के संबंध में लागू नहीं होगी। जैसे आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र जहाँ ताड़ी के वृक्ष होते हैं, तो राज्य सरकार ये घोषित कर सकेगी कि इनको अनुज्ञप्ति लेने की आवश्यकता नहीं है किसी क्षेत्र विशिष्ट के लिए, सबके लिए नहीं, ऐसे किसी क्षेत्र के लिए यह घोषित कर सकेगी कि जो ताड़ी के वृक्ष से ताड़ी निकाल रहे हैं उनके विनिर्माण ही कर रहे हैं, क्योंकि वो निकाल रहे हैं तो बना ही रहे हैं वो एक तरीके से, तो उनको अनुज्ञप्ति लेने की आवश्यकता नहीं है, वो विनिर्माण कर सकते हैं, ताड़ी के वृक्ष से ताड़ी निकाल सकते हैं। दूसरा परंतु इसमें कि गृह उपभोग के लिए मदिरा के विनिर्माण के लिए ऐसे क्षेत्रों को जिसके संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए लागू नहीं होगी। गृह उपभोग के संबंध में भी राज्य सरकार ये घोषित कर सकेगी कि किसी क्षेत्र के संबंध में ये विनिर्माण कर सकते हैं, ये मादक द्रव्य बना सकते हैं किसी क्षेत्र के संबंध में, कि मादक द्रव्य का विनिर्माण कर सकते हैं, ये बना सकते हैं, इनको अनुज्ञप्ति की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सेक्शन 17 देख लेते हैं। सेक्शन 13 में विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति है और सेक्शन 17 में विक्रय के लिए, मादक द्रव्य के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति बताई गई है। तो सेक्शन 17 देख लेते हैं। सेक्शन 17 मादक द्रव्य के विक्रय के लिए अपेक्षित अनुज्ञप्ति, कि कोई मादक द्रव्य का विक्रय करेगा वह अनुज्ञप्ति के अध्ययन ही किया जाएगा। इसमें भी 3 परंतु है जो आपको याद रखना है। एक परंतु है कि वो ताड़ी के संबंध में है, सेक्शन 13 में भी विनिर्माण के संबंध में है, तो ताड़ी के वृक्ष, ताड़ी के जो रस निकाल रहे हैं ताड़ी से, उस पर लागू नहीं होगा। विनिर्माण कर रहे हैं तो उनको अनुज्ञप्ति लेने की जरूरत नहीं होगी। इसमें भी सेक्शन 17 में भी ताड़ी का ही एक्सेप्शन है। परंतु है इसमें भी ताड़ी वाला परंतु है कि ताड़ी पर विधिपूर्वक अधिकार रख रहा है, ताड़ी के वृक्ष पर विधिपूर्ण अधिकार रख रहा है, वो उसके पास अनुज्ञप्ति नहीं है, वो सिर्फ विधिपूर्व उस वृक्ष पर अधिकार रख रहा है। तो जिसके पास अनुज्ञप्ति है विनिर्माण और विक्रय की, वो ताड़ी का रस निकालकर अनुज्ञप्ति के बिना ही उस अनुज्ञप्ति धारी को बेच सकता है। ये 1 में बताएगा, 2A में फर्स्ट परंतु। सेकेंड वाला परंतु है इसमें कि
भांग के पौधों की खेती करने के लिए जो धारा 13 के अधीन अनुज्ञप्त है, मतलब विनिर्माण कर रहा है, पौधे लगा रहा है मतलब बना रहा है वो भांग को, तो विनिर्माण कर रहा है 13 के अंतर्गत, तो अनुज्ञप्त व्यक्ति है वो। तो उनका व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्त व्यक्ति को, अनुज्ञप्ति व्यक्ति है तो अनुज्ञप्त व्यक्ति को बेच सकता है, या किसी भी ऐसे अधिकारी को जिसे आबकारी आयुक्त विहित करे अनुज्ञप्ति के बिना विक्रय कर सकता है। सेक्शन सी है कि विदेशी मदिरा के विक्रय को लागू नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने प्राइवेट उपभोग के लिए विधिपूर्वक प्राप्त की है, किसी भी व्यक्ति ने अगर अपने विधिपूर्वक प्राप्त की है प्राइवेट उपयोग के लिए, तो वो व्यक्ति उसको बेच सकता है, या वो स्थान परिवर्तन करता है तो कोई और अन्य व्यक्ति बेच सकता है, और यदि वो उसकी मृत्यु हो गई है तो उसकी ओर से उसके विधिक वारिस से बेच सकते हैं। लेकिन उसने प्राइवेट उपयोग के लिए विधिपूर्वक ही प्राप्त की हो तब उस पर भी लागू नहीं होगी, उस पर को भी विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक नहीं होगी। विदेशी मदिरा अगर प्राइवेट उपयोग के लिए उसने रखी है, विदेशी मदिरा को प्राइवेट उपयोग के लिए विधिपूर्वक रखी है, वो उसको बेचता है तो उसे अनुज्ञप्ति लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। या वो स्थान परिवर्तन करता है तो या तो वो बेचता है या कोई अन्य व्यक्ति बेचता है तो उसे भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके विधिक वारिस उसको बेच सकते हैं। ये 13 और 17। 13 में विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है, ताड़ी वाला और गृह उपभोग के लिए 2 एक्सेप्शन है इसमें, और ये विक्रय के लिए 17 सेक्शन में भी 3 एक्सेप्शन है, ताड़ी वाला, भांग की खेती वाला और विदेशी मदिरा अगर प्राइवेट उपभोग के लिए प्राप्त की है तो वो उसका विक्रय कर सकता है। ये 3 एक्सेप्शन इसमें है, ये याद रखिएगा। सेक्शन 14 में डिस्टिलरी यानी फैक्ट्रीज, मादक द्रव्य बनाने के लिए फैक्ट्रीज, और वेयरहाउस, डिस्टिलरी वेयरहाउस को आबकारी आयुक्त स्थापित कर सकता है, उसको बंद कर सकता है या उसको अनुज्ञप्ति दे सकता है। यह आबकारी आयुक्त याद रखिएगा। राज्य सरकार डिस्टिलरी और वेयरहाउस को ना तो बंद कर रही है, ना उसको अनुज्ञप्ति दे रही है, और ना उसे ना बंद कर रही है, ना स्थापित कर रही है, ना अनुज्ञप्ति दे रही है। आबकारी आयुक्त ही स्थापना कर रहा है, बंद कर रहा है और अनुज्ञप्ति दे रहा है। सेक्शन 15 है डिस्टिलरी, ब्रुअरी या भंडारगार को एक स्थान से हटाए जाने पर शुल्क का संदाय। ब्रुअरी क्या होता है? ब्रुअरी जैसे शराब की भट्टियां, मतलब डिस्टिलरी यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज हो जाती हैं, और ब्रुअरी यानी छोटे स्तर पे शराब जो बनाई जाती है, जहाँ पे जब मादक द्रव्य छोटे स्तर पे बनाया जाता है वो ब्रुअरी। तो डिस्टिलरी, ब्रुअरी, वेयरहाउस को 14 के अंतर्गत स्थापना कर दी आबकारी आयुक्त ने, उसको अनुज्ञप्ति भी दे दी कि आप यहाँ पे आपकी डिस्टिलरी या वेयरहाउस रख सकते हैं। अब उसको जब जिसको अनुज्ञप्ति धारी है उसको हटाना है वहाँ से, तो वो तब तक नहीं हटाएगा जो राज्य सरकार ने जो शुल्क फीस जो संदेह कर दी है वो नहीं दे दी हो। एक स्थान से हटाने पे दूसरे स्थान पे लगाने के लिए उसको फीस देना पड़ेगी जो राज्य सरकार विहित करेगी, या फीस नहीं दी है तो एक बंध पत्र निष्पादित करना पड़ेगा, तो बाद में राज्य सरकार वसूल लेगी। अगर बंध पत्र निष्पादित कर दिया, पहले तो उसको फीस देनी है उसी समय पे, यदि वो नहीं देता है तो एक बंध पत्र निष्पादित कर दे तो राज्य सरकार बाद में वसूल लेगी उससे। 16 में है मादक द्रव्य का साधारण कब्जा। तो कब्जे की मात्रा भी मादक द्रव्य के संबंध में कितने कब्जे की मात्रा होगी ये भी राज्य सरकार विहित करेगी। सेक्शन 17 मादक द्रव्य के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति, जो हम 13 पढ़ चुके थे सेक्शन, उसके साथ 17 पढ़ चुके थे, इसलिए अब नहीं पढ़ रहे हैं। सेक्शन 18 विनिर्माण विक्रय के लिए पट्टा मंजूर करने की शक्ति। किसी व्यक्ति को रहने के लिए राज्य सरकार द्वारा पट्टा दिया जाता है, वैसा ही मादक द्रव्य के विनिर्माण और विक्रय के लिए भी पट्टा दिया जाता है, ये भी राज्य सरकार ही देगी। जब राज्य सरकार ने पट्टा दे दिया है तो ये विनिर्माण विक्रय करेंगे तो अनुज्ञप्ति के अधीन ही करेंगे। अनुज्ञापन अधिकारी ऐसे पट्टेदार को अनुज्ञप्ति दे देगा।
18 में कहा गया है कि विनिर्माण और विक्रय के लिए पट्टा मंजूर करने की राज्य सरकार की शक्ति है। जब राज्य सरकार ने विनिर्माण और विक्रय के लिए पट्टा मंजूर करा है तो अनुज्ञप्तिधारी क्या करेगा, उसको बेचेगा, उसका विनिर्माण करेगा। तो वह अनुज्ञप्ति के अधिकारी ही नहीं बेचेगा और विनिर्माण करेगा, तो अनुज्ञप्ति कौन देगा? अनुज्ञापन प्राधिकारी। और यदि वो उपट्टे पर दे दिया जाता है तो उपट्टेदार को भी अनुज्ञापन प्राधिकार ही देगा। ये सेक्शन 18 में है। सेक्शन 19 है ताड़ी निकालने के लिए पट्टेदार की अनुज्ञा, कि जब सेक्शन 18 के अंतर्गत पट्टे पे दे दिया है ताड़ी निकालने का अधिकार किसी व्यक्ति को, तो पट्टेदार की अनुज्ञा ले ली जाती है तो राज्य सरकार ये घोषित कर सकेगी कि पट्टेदार की अगर लिखित अनुज्ञा ले ली है तो उसका वही बल और प्रभाव होगा जैसे वो कलेक्टर से ले ली हो अनुमति, वही प्रभाव होगा। सेक्शन 20 सैनिक छावनी में मदिरा का विनिर्माण और विक्रय। तो सैनिक छावनी की सीमा के अंदर या ऐसी सीमा के बाहर जहां केंद्रीय सरकार ने निर्दिष्ट की गई हो, ऐसी सीमा के बाहर यदि विनिर्माण और विक्रय करना है तो उसकी अनुज्ञप्ति समादेशक अधिकारी जो कमांडिंग ऑफिसर होता है उसी की अनुमति से, उसी की सहमति से ही अनुज्ञप्ति दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। सेक्शन 21 है कि जब अनुज्ञप्तिधारी का क्या कर्तव्य है, अनुज्ञप्ति दे दी है उसके विनिर्माण और विक्रय के लिए, तो अनुज्ञप्तिधारी का यह कर्तव्य है कि सही से बाट माप तोलने का सामान सही से रखे और उसको जहां पे भी वो मादक द्रव्य का विनिर्माण कर रहा है, विक्रय कर रहा है, तो स्वच्छ साफ स्थान रखे। इतना ही कहा गया 21 में। तो 21 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा कि अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्य है 21 में। सेक्शन 22 है 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और स्त्रियों के नियोजन का प्रतिषेध। 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष को वहां नियोजित नहीं किया जाएगा, मतलब काम पे नहीं लगाया जाएगा। और किसी भी आयु की स्त्री को, कोई भी आयु की स्त्री हो, वहां पे विक्रय और विनिर्माण के स्थान पर उसको काम पे नहीं लगाया जाएगा। ध्यान रखिएगा सेक्शन 22 में 21 वर्ष से कम का पुरुष को नियोजन पे नहीं रखाया जाएगा, काम पे नहीं लगाया जाएगा। जहां मादक द्रव्य जो मादक औषधि और मादक मदिरा जहां विनिर्माण हो रही है, विक्रय हो रहा है, वह 21 वर्ष से पुरुष को काम पे नहीं, 21 वर्ष से कम के पुरुष को काम पे नहीं लगाया जाएगा। और स्त्री को, किसी भी आयु की स्त्री को नहीं लगाया जाएगा काम पर वहां पे। अब सेक्शन 23 देखिए कि 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मदिरा या मादक औषधि का विक्रय का प्रतिषेध। 21 वर्ष के कोई भी लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो या महिला हो, 21 से कम को, 21 से कम की है तो उसको विक्रय नहीं किया जाएगा। ये 23 में। 22 और 23 में भी माइनर सा डिफरेंस है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होएगा। 22 काम पे लगाने की बात कर रही है, वहां नियोजित करने की बात कर रही है। तो 21 वर्ष से कम पुरुष को, 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष को नियोजित नहीं किया जाएगा, काम पे नहीं लगाया जाएगा। और किसी भी आयु की स्त्री को काम पे नहीं लगाया जाएगा। 23 बात कर रही है कि 21 वर्ष से कम किसी भी स्त्री को या पुरुष को मादक द्रव्य नहीं बेचा जाएगा, मदिरा नहीं बेची जाएगी। 21 वर्ष से ऊपर हो तो आप जाके खरीद सकते हैं। 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मादक मदिरा नहीं बेची जाएगी। सेक्शन 23 है मदिरा से संबंधित विज्ञापन पर प्रतिषेध है। कोई भी मदिरा के संबंध में विज्ञापन नहीं देगा, अगर देगा तो 6 माह के कारावास से या 2000 रुपए के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और किसी भी समाचार पत्र या पुस्तिका पत्रिका काय में भी ऐसा विज्ञापन दिया है तो राज्य सरकार उसे संप्रहरण कर लेगी। सेक्शन 24 है लोक शांति के लिए दुकानों का बंद किया जाना, कि एक बार जब मदिरा मादक औषधि के संबंध में, मादक द्रव्य के संबंध में अनुज्ञप्ति दी है तो अनुज्ञप्तिधारी कभी बंद नहीं रखेगा दुकानों को, अपनी दुकान को एक दिन भी बंद नहीं रखेगा।
सिर्फ वो कुछ स्पेशल डे हो जाते, जैसे स्पेशल डे होते हैं जैसे 2 अक्टूबर गांधी जयंती, तो तब बंद रहती है, या और भी कोई ऐसे स्पेशल डे रहते हैं तब बंद रहती है, बाकी यूं बंद नहीं रख सकता वो। अब 24 बोलता है कि लोक शांति के लिए लगता है जिला मजिस्ट्रेट को, तो अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में सूचना देगा और लोक शांति के लिए जिला मजिस्ट्रेट जहां बेची जा रही है द्रव्य, मादक द्रव्य, उसको बंद कर देगा। सब क्लॉज 2 है कि जहां बलवा या विधि विरुद्ध जमा होने की संभावना है या हो जाए, तो जहां वह उपस्थित कोई भी मजिस्ट्रेट उसको बंद कर देगा उस दुकान को, और जब वो बंद करता है तो उसकी तत्काल उसी समय सूचना कलेक्टर को देगा। इसका परंतु है कि यदि विधि विरुद्ध जमाव हो जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी भी उसे बंद कर देगा। सेक्शन 24 में क्या गया है कि पहले दुकान कौन बंद करेगा? लोक शांति के लिए जिला मजिस्ट्रेट लिखित में सूचना देगा अनुज्ञप्तिधारी को और वह बंद कर देगा। सेक्शन सब क्लॉज 2 है इसका कि यदि विधि विरुद्ध जमाव या बलवा होने की संभावना है या हो गया है तो कोई भी मजिस्ट्रेट उस दुकान को बंद कर देगा, लेकिन उसकी सूचना कलेक्टर को देगा, उसी समय कलेक्टर को देगा। और एक और परंतु है इसमें कि यदि विधि विरुद्ध जमाव हो गया है या बलवा हो गया है तो दुकानदार जो अनुज्ञप्तिधारी है वो उसको बंद कर देगा 24 में। चैप्टर 5 शुल्क और फीस। आबकारी कर योग्य वस्तु पर शुल्क, तो आबकारी कर योग्य वस्तुएं जो भी है उस पर शुल्क कौन लगाएगी? राज्य सरकार। सिर्फ इतना ही याद रखना है इसमें कि राज्य सरकार लगाएगी आबकारी कर योग्य वस्तु पर शुल्क। अब यह शुल्क उद्घाटित करने की रीति क्या होगी, किस रीति से वसूल किया जाएगा? तो यह सेक्शन 26 बोलती है कि ऐसा शुल्क उद्घाटित करने की रीति क्या होगी, तो ऐसा समय, स्थान, रीति राज्य सरकार विनिश्चित करेगी। राज्य सरकार बताएगी कि कैसा, किस समय पर, किस स्थान पर और किस रीति में यह शुल्क वसूला जाए। सेक्शन 27 के पट्टों की मंजूरी के लिए संदाय। राज्य सरकार ने सेक्शन 18 में पट्टा दे दिया है, तो उसको, जिसको पट्टा दिया है पट्टेदार को भी तो कुछ संदाय करना पड़ेगा। ये 27 में बताया गया है, तो किसी भी राशि का संदाय कर लेगी। सेक्शन 27 है संविधान के प्रारंभ होने पर उद्ग्रहित किए जाने वाले शुल्कों की व्यावर्ती। इसको भी हेडिंग से याद रखिएगा, इसमें कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें सिर्फ कंटेंट इतना ही कहा गया है, अंदर इतना ही कहा गया इसमें कि यदि संविधान प्रारंभ होने से पहले कोई सरकार विधि पूर्वक कोई कर वसूल कर रही थी तो संविधान प्रारंभ होने के पश्चात या अधिनियम प्रारंभ होने के पश्चात भी वही वसूलेगी वही सरकार। यदि संविधान प्रारंभ होने से पहले कोई कर शुल्क राज्य सरकार विधि पूर्वक वसूल रही थी तो यह अधिनियम प्रारंभ होने के पश्चात भी वो वसूलेगी। सिर्फ इसको हेडिंग से याद रखिएगा। चैप्टर 6 अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र तथा पास। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 28 अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र और पास को मंजूर करने की शर्तें और प्रारूप। तो अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास की शर्तें और प्रारूप जैसा भी विहित किए जाए उन शर्तों के अधीन होगा और उनका प्रारूप भी जैसा विहित किया जाए वैसा होगा। सेक्शन 28A पर्यवेक्षण प्रभारों का संदाय। आपको इतना याद रखना है सिर्फ इसमें कि पर्यवेक्षण प्रभारों का संदाय राज्य सरकार करती है, इतना सही। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है कि यदि जो पर्यवेक्षण होते हैं, जैसे अगर आयात निर्यात किया जाता है मादक द्रव्य का या भांग की खेती वगैरह की जाती है तो वो आबकारी कर्मचारी के पर्यवेक्षण के अधीन ही की जाएगी। जब आबकारी कर्मचारी के पर्यवेक्षण के अधीन की जाएगी तो उनको भी फीस देना पड़ेगा। आबकारी कर्मचारी को पर्यवेक्षण करने की फीस देना पड़ेगा, कुछ धन देना पड़ेगा उनको भी। तो फिर वो किससे वसूला जाएगा? जिसको अनुज्ञप्ति दी है धारक को, जो क्या आयात कर रहा है, निर्यात कर रहा है, विक्रय कर रहा है, ऐसी खेती कर रहा है, उससे वसूल ली जाएगी राज्य सरकार द्वारा। वैसी रीति में उससे वसूल ली जाएगी और आबकारी कर्मचारी जो पर्यवेक्षण कर रहे हैं उनको दे दी जाएगी ऐसी फीस।
तो आपको सिर्फ इसकी हेडिंग याद करनी है। इसका परंतु है कि राज्य सरकार किसी वर्ग या किसी संस्था को ऐसी लेवी से संपूर्ण या किसी भाग का संदाय करने से छूट दे सकेगी। लेवी मतलब कर होता है, उद्ग्रहण जो जिस चीज को उद्ग्रहित की जाती है, कर शुल्क जो भी लिया जाता है वो लेवी होता है, लेवी कहा जाता है। तो राज्य सरकार किसी वर्ग या किसी संस्था के संबंध में ऐसे लेवी से छूट दे सकेगी, ऐसे उद्ग्रहण से, ऐसे शुल्क से छूट दे सकेगी। सेक्शन 29 अनुज्ञप्तिधारी से प्रतिभूति लेने की शक्ति। जब अनुज्ञप्ति दी गई है अनुज्ञप्तिधारी को, तो उससे फीस कौन लेगा, उससे प्रतिभूति कौन लेगा? जिसने अनुज्ञप्ति पास की है। अनुज्ञप्ति मंजूर करने वाले अधिकारी द्वारा ही उससे प्रतिभूति ले ली जाएगी। सेक्शन 13 में कहा गया है कि अनुज्ञप्ति देने में कोई पारिभाषिक त्रुटि हुई है, अनियमितता हुई है या लुप्तियां हुई है तो वह अविधिमान्य नहीं होगी, और इसके संबंध में अनियमितता, लुप्तियां और त्रुटियां के संबंध में आबकारी आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा। सेक्शन 31 अनुज्ञप्ति का रद्द किया जाना या निलंबित किया जाना। जिसने अनुज्ञप्ति जारी की है, जिस अधिकारी ने, अनुज्ञापन प्राधिकारी होगा, उसने जिसने जारी की है मतलब अनुज्ञापन प्राधिकारी ने, वो अनुज्ञप्ति को रद्द भी कर देगा और निलंबित भी कर देगा। 31 इतना बताती है। सेक्शन 32 है अनुज्ञप्ति का प्रत्याहरण करने की शक्ति, अनुज्ञप्ति को वापस लेने की शक्ति। तो जिसने अनुज्ञप्ति दी है, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी जो होगा, अनुज्ञप्ति जिसने मंजूर की है, अनुज्ञापन प्राधिकारी, वो अनुज्ञप्ति को वापस भी ले लेगा। लेकिन 31 में जो आधार बताए गए हैं रद्द करने के, निलंबन करने के, उससे भिन्न आधार पर उसको वापस ले लेगा और उसको 15 दिन की सूचना देने के बाद ले लेगा। 15 दिन की सूचना के अवसान पर, अवसान मतलब 15 दिन की सूचना, 15 दिन हो गए हैं उसके बाद कभी भी वापस ले लेगा, या सूचना दिए बिना ही तत्क्षण वो वापस ले लेगा उसको। सेक्शन 32 इतना बोलती है। सेक्शन 33 है अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण। कि कोई भी धारक यदि सरेंडर करना चाहता है अपनी अनुज्ञप्ति को, तो कलेक्टर को 1 माह की सूचना का अवसान हो जाने पर अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण हो जाएगा। अगर कोई भी अनुज्ञप्तिधारी है अपनी अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करना चाहता है, सरेंडर करना चाहता है, तो वो कलेक्टर को 1 माह की सूचना देगा और उसकी सूचना के अवसान के बाद, मतलब 1 माह हो गया है, उसके बाद उसकी जो अनुज्ञप्ति है उसका अभ्यर्पण सरेंडर हो जाएगा। इसके आगे के चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।